अच्छा, अब अगले फेज पे बात करते हैं। मतलब हमने पहले फेज में देखा कि जो पूरा फोकस रहा बीजेपी का, उसने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि जो भूपेश बघेल और कांग्रेस के जो आला नेता थे, उन्होंने उनकी जो गारंटीज है और पिछले जो 5 सालों में उनके कामकाज हैं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। बस्तर को एक तरफ रखते हैं, अगले फेज में आपको क्या लग रहा है? क्या विकास मुद्दा होगा या भ्रष्टाचार? बघेल का विकास या मोदी का जो भ्रष्टाचार का ब्रह्मास्त्र है? मेरे समझ से सबसे बड़ा फैक्टर इन लोगों ने जो कांग्रेस ने धान की कीमत 2500 करने का फैसला किया। बहुत सारे किसानों से बात हुई है, किसान एक तरफा कांग्रेस की तरफ है। इसका परिणाम में कितना परिणत होता है ये तो नहीं पता, लेकिन जितने किसानों से मेरी बात हुई सभी किसान एक तरफा कांग्रेस के सपोर्ट करने को तैयार है, और उनका ये मानना है कि कांग्रेस उन्हें जो 3200 बोल रही है वो दे सकती है। मैं कई लोगों से ये भी सवाल पूछा कि भाई ये भाजपा ने भी 3100 धान की कीमत देने की बात की, 2 साल का अलग से बोनस देने का बात किया, तो वो तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपको तो, लेकिन किसानों को थोड़ा सा भूपेश पे भरोसा तो है, लगता है। और किसान क्योंकि उन्होंने 2650 रुपए दिए हैं, 40 या हाँ 50 कुछ उन्होंने इस तरह की हाँ राशि है। नहीं, पहले 2500 बोला था, तो 2500 उन्होंने हम्म, दिया। अभी वो बढ़ करके 2800 हो गया है। तो किसानों को भरोसा है, और पिछले बार जब भाजपा सरकार थी तो उन्होंने बोनस बोलने के बाद भी बोनस नहीं दिया था। इस हम्म, बात का उनको वो है, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने कहा और दिया, भाजपा ने जो कहा वो नहीं किया। तो किसानों का हम्म, रुझान तो मुझे लगता है एक तरफा है। जिस तरह से लोगों से बात है, जिस तरह से लोग रिप्लाई कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर के बात कर रहे हैं। ये कल ही कहीं मैं सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था, एक था भाजपा के कोई अनुषांगिक संगठन होगा वो, या संघ का कोई अनुषांगिक संगठन होगा, उसके एक बंदे ने पोस्ट लिखा था, और उसने हिसाब करके बताया था कि कांग्रेस का जो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो वादा है वो कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो ऐसे में जब भाजपा के लोग बोल रहे हैं, और भाजपा के अनुसारी संगठनों के लोग खुल करके सामने आ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी चीज है। और किसानों का मामला तो मुझे लगता है कि एक तरफा। और अभी जो सेकेंड फेज में जो चुनाव होने वाले हैं, वो पूरा मैदान, ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, ज्यादातर मैदानी इलाका किसान, है। हाँ हम्म, ज्यादातर जो किसान है यहीं से आते हैं। हम्म, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए फायदेमंद मुझे लगता है कि हम्म। कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मोदी जी के पास लंबी चौड़ी मशीनरी है, आईटी सेल की बात की, मीडिया की बात की। ठीक है, वो महादेव ऐप का मसला हो या कोल जो है स्कैम हो, उसको जमीन तक नहीं ले जा पाए, लेकिन अभी 10 दिन का समय है। आपको क्या लगता है कि इन 10 दिनों में भी मोदी सफल नहीं हो पाएंगे? मतलब वो अपने मुद्दे को जमीन तक नहीं लेकर जा पाएंगे? वो तो लेकर के जा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी इंटरटेन करे तब। आम आदमी ईडी को किस तरह से समझ पा रही है, या आम आदमी ईडी की कार्रवाइयों पे कितना भरोसा जता रही है, या आम आदमी को इन कार्रवाइयों, इन सो कॉल्ड भ्रष्टाचार की कितनी परवाह है, ये भी है। तो आम आदमी जब इंटरटेन नहीं करेगा तो आप कुछ भी करते रहिए, दिलाते रहिए। वो उतनी बड़ी मशीनरी ऑफ कोर्स है, लेकिन ये शहरी मतदाताओं को आप लुभा सकते हैं, शहरी मतदाताओं तक आप बात को पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो किसान मानने को तैयार नहीं है कि भूपेश के अलावा और कोई करेगा, या कांग्रेस के अलावा और कोई करेगा, तो उसको आप कैसे समझा पाएंगे? कोई जैसे बीजेपी का समर्थक है, मैं तो भाई वोट बीजेपी को ही दूंगा, ऐसा बोलता है, तो आपके पास समझाने के लिए वो नहीं है, फिर और कोई चारा नहीं बच सकता है, आपके सारे तर्क वहां पे खत्म हो जाते हैं। तो यही हाल है लगभग।
आपने धान की बात की, मतलब अभी एक सर्वे भी आया था, ये जो है एनडीटीवी सीएचडीएस का सर्वे है, जो भूपेश बघेल के कामकाज पर उसमें सवाल किया गया था और लगभग 34% कांग्रेस के कामकाज से संतुष्ट थे लोग और 45 कुछ हद तक संतुष्ट थे। तो मतलब एक बड़ी संख्या है ये। मेरा ये कहना है कि ठीक है, किसानों के लिए उनके पास धान है, लेकिन जो समाज के बाकी हिस्से हैं, व्यापारी है, छात्र हैं, महिलाएं हैं, वो उनको उनको उन्हें ऑफर करने के लिए कांग्रेस के पास क्या है, या वो कांग्रेस को क्यों वोट देगी? आपको क्या लगता है? उनके लिए भी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की योजना बनाई छात्र के लिए। अगर एजुकेशन के स्थिति में अगर आप बोले तो एजुकेशन के लिए तो बहुत बड़ी चीज उसने आत्मानंद विश्वविद्यालय कांग्रेस ने आत्मानंद आत्मा विद्यालय उसने स्कूल्स। सब जगह, हाँ आत्मानंद स्कूल सबने खोला और वो महाविद्यालय भी खोल रहे हैं, खुले हैं हम्म, बहुत सारे। हम्म, तो हम्म, ये तो यहाँ के हिसाब से देखे तो शिक्षा क्रांति है, जहाँ कभी कुछ हम्म, नहीं, और पिछले सरकारों ने जहाँ 3,000 स्कूल से बंद कर दिए, उस हिसाब से अगर हम देखें कि जो सरकारी स्कूल से बंद हो रहे थे वो सरकारी स्कूल आगे बढ़ करके, हाँ ये भी सही है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ फैकल्टीज कहीं पे नहीं है, दिखते हैं, लेकिन ये जो शुरुआत है ये बेहतर शुरुआत है। व्यापारियों के लिए भी कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों को कहीं पे मुश्किल नहीं होने दी, या व्यापारी बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए कांग्रेस सरकार में। और इसके अलावा और जो दूसरा वर्ग है, आक्रोश किसी भी वर्ग में आप नहीं देखेंगे कि इस सरकार से आक्रोश नहीं। अगर कोई खुश नहीं भी है तो भी एकदम आक्रोश है, जैसे इनका भाजपा वालों का नारा है, अब नहीं सही वो बदल कर रही वो ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई सहने वाली बात मुझे नहीं दिखती कहीं सरकार को लेकर के कि कोई एकदम से चिढ़ गया है। चिढ़ा हुआ आदमी आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति क्या है? जैसा कि पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव की जो बात की जा रही थी, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और इस चुनाव में लगभग वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तो नहीं है और भूपेश बघेल के चेहरे पे ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति ठीक है? कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति तो ठीक नहीं, ये सिर्फ टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल की बात नहीं है। हम्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे हैं चीजें, अंदरूनी दिक्कतें रहती हैं, और कांग्रेस में सबसे ज्यादा है। भाजपा में भी ये है कि गुटबाजी हम्म, और सिर फुटोवल है, लेकिन खुल हम्म, के नहीं। और कांग्रेस की जो गुटबाजी होती है, कांग्रेस की जो चीजें होती है वो खुल के होती है, सतह पे दिखती है। तो हम्म, इसका प्रभाव कई बार पड़ता है, कई बार नहीं भी पड़ता है। जैसे पिछले बार भी गुटबाजी थी, सिर फुटोवल था। पिछले बार हम्म, सिर्फ ऊपर में आपको दिखता होगा कि टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी साथ में कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा मेहनत है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे गुट थे जो इनके साथ नहीं थे। तो ये तो रहेगा, और अल्टीमेटली अगर जनता ने ये तय कर लिया कि हमें किसको वोट देना है, तो वो उसको वोट करती है। गुटबाजी और इन सब चीजों का प्रभाव जनता तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पहुंचता है। हाँ, अगर हम्म, नेता सशक्त है और उसने एकदम से अपने आप को अलग कर लिया, किनारा कर लिया, जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तब उसका फर्क पड़ता है। और टी एस सिंहदेव जी सरगुजा क्षेत्र के, हम्म, सरगुजा क्षेत्र में वो है, उनका प्रभाव वाला क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र है। उनके हिसाब से वहाँ पे टिकट वितरण वगैरह हुआ। टी एस हम्म, सिंहदेव जी का ज्यादा प्रभाव और दूसरे जगह पे सरगुजा को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। बिलासपुर के जो विधायक हैं उनके साथ है जरूर, लेकिन उनका व्यक्तिगत छवि का प्रभाव सरगुजा की कुछ सीटों को छोड़ के, कुछ ही सीटों पे, और 4-5 सीटों को छोड़ के, तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर टी एस सिंहदेव जी नुकसान पहुंचाना भी चाहेंगे तो उनके चलते नुकसान नहीं होने वाला मुझे लगता है। हम्म। हाँ, सतह पे जो स्थिति है उसको देख के लगता भी नहीं, जिस तरह से सिंधिया का विरोध था, जो है कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और जिस तरह से सचिन पायलट लगातार स्ट्रगल किए अशोक गहलोत के खिलाफ, टीएस सिंहदेव ऐसी किसी गतिविधि में कभी दिखे नहीं और वो 5 साल तक भूपेश बघेल के सिपा सालार बने रहे।
तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति होगी? कोई ऐसा तो नहीं कि अंतर्विरोध कोई होगा, कोई अंदर से, जैसा आप कह रहे हैं सीटें कम हो सकती हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं? अगर एंटी इनकम्बेंसी ही है या फिर कांग्रेस की अपनी अंदरूनी गुटबाजी है जिसमें टीएस सिंहदेव या और भी कोई नेता हो? नहीं, गुटबाजी का असर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। गुटबाजी से एक दो सीटें, दो तीन या चार सीटें प्रभावित तो हो रही, लेकिन हम्म उसका और वो गुटबाजी ऊपरी गुटबाजी नहीं है जो इंटरनल होता है वहाँ पे, स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, विधानसभा लेवल का होता है। वो जो गुटबाजी है वो गुटबाजी फैक्टर तीन चार जगह काम कर रहा है, तीन चार विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन हम्म ऊपरी गुटबाजी का असर निचले लेवल पे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के लोग एकजुट हो गए हैं प्रत्याशी के चलते। हम्म ये बीजेपी से जो प्रत्याशी है बहुत ज्यादा वो है। इसके अलावा जो ऊपर के जो नेता है, आला कमान है, सब लोग बुला बुला करके लोगों को काम करते, जो किसी इलेक्शन में कांग्रेस का काम नहीं करते थे कांग्रेसी नेता, उन कांग्रेसी नेताओं को भी देखा गया कि वो जाकर के वोट मांग रहे हैं अपने सबसे प्रचंड विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में। तो ये चीजें भी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार 22 विधायकों का टिकट काटा है। अ, हम्म मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है छत्तीसगढ़ के लिए, खास करके कि इस तरह से सिटिंग एमएलए का टिकट कभी कांग्रेस में कटता हुआ नहीं सुनाई दिया। तो उसने हम्म अपना बैकग्राउंड देखा होगा, सारी चीजों का स्टडी किया होगा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसका क्या फायदा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई होगी, बहुत सारी चीजें ठीक ठाक भी की होगी, या उसका बैकअप कैसे लेना है, इन सब चीजों को भी देखा होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस बार की जो तैयारी है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बहुत ही बेहतर है। मैनेजमेंट के लेवल पे भी ये लोग बेहतर कर रहे हैं। बस वो सोशल मीडिया वाला प्रचार इनके बस की बात नहीं, इनके बस की बात सोशल मीडिया और मीडिया दोनों। नहीं। मीडिया तो ठीक ठाक फिर भी हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का जो फेसबुक में बहुत सारी चीजें ना, जो बीजेपी के आईटी सेल के लोग तुरंत तुरंत कर देते हैं, कांग्रेस के आईटी सेल के लोग समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस ने यहाँ कहा है कि जो गैस सिलेंडर है उस पे वो 500 रुपया सब्सिडी देंगे, हम्म और भाजपा ने कहा है कि भाजपा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। हम्म दोनों में फर्क है। भाजपा का जो गैस सिलेंडर है 5 रुपये में मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का गैस सिलेंडर 407 रुपये में मिलेगा। वो हम्म पाँच एक तो 974 रुपये का गैस सिलेंडर है, और दूसरे 474 रुपये लगता है, उसमें 67 रुपये आपको सेंटर से मिलते हैं, रिफंड होते हैं। तो 460 ही रुपये पड़ता है। इस बात को कई हम्म कांग्रेसी को पता नहीं, ये 460 रुपये में पड़ेंगे। अगर उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी हम बात करें, तो कांग्रेस जो 500 रुपये का सिलेंडर देगी सब्सिडी गैस सिलेंडर में, उससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 107 रुपये में पड़ेगा। अब हम्म ये इतना सारा कैलकुलेशन इनके पास नहीं है। कोई भी आप कोई भी कांग्रेस का प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिए, उसमें कहीं ये सब चीजें नहीं मिलती। वो समझा पाने तो में भी सक्षम नहीं। हाँ, समझा पाने में भी सक्षम नहीं। हम्म कांग्रेस जीत रही है, जीत या जीतेगी तो सिर्फ भूपेश बघेल के कारण। बाकी जो स्थानीय नेता है, कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ लोगों का अपना वो है, लेकिन भूपेश बघेल का ही बहुत ज्यादा, उनका नाम से ही, उनके काम से ही जो भी वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं वो। मुझे लगता है भूपेश बघेल एक ऐसा चेहरा है फिलहाल कांग्रेस की पूरी राजनीति में, सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही मसला नहीं है, पूरी कांग्रेस का मसला है, जिस पर हमें अलग से विस्तार से बात कर सकते हैं। हम 30 मिनट की इस रिकॉर्डिंग में तो बात नहीं कर सकते हैं। तो भूपेश बघेल को किसी और दिन के लिए रखते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे बसपा भी वहां चुनाव लड़ रही है, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, और जोगी ही कांग्रेस है, वो भी पिछली बार 1 सीट जीती थी। इस बार वो आपको कहाँ खड़ी दिखती हैं? बसपा का दो तीन जगह प्रभाव जहाँ पे है वहाँ पे तो है। बसपा वहाँ पे मजबूत है दो तीन जगह, जैसे बिलाईगढ़ क्षेत्र है, जयपुर है, और एक दो और सीट है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो तीन सीटों पर उसका जो मजबूती है अभी भी कायम है।
जहां तक जोगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की बात है तो जनता कांग्रेस जोगी नुकसान किसी को नहीं कर पाएंगे। जोगी कांग्रेस पिछले चुनाव में भी बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान कर, कांग्रेस को डैमेज नहीं कर पाई थी। इस बार भी जोगी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये इनकम्बेंसी फैक्टर को बांट रहे हैं। उस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो इकट्ठा होकर के कहीं किसी को जाता, वो चीजें बढ़ जा रही है। तो इसका फायदा कांग्रेस को ही अल्टीमेटली मिल रहा है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत अच्छी बात रही। पहले फेज पर एक अच्छा इंसाइट दिया आपने, और अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव पे आगे भी जब हमें कुछ इस तरह की बेहतरीन इंसाइट की जरूरत होगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू।